Hello students, how are you all? I hope you all are very well. तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है। तो आज हमने उठाया है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन: विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स the number of electric field lines passing through a Gaussian surface passing through a imaginary surface, और इसी इमेजिनरी सरफेस को बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं गाउसियन सरफेस। पासिंग थ्रू ए इमेजिनरी सरफेस विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये डेफिनेशन नोट कर लें, पहले कर ली। ओके, तो क्या कह रहे हैं? विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ से देखिए, इसको डिनोट करते हैं, यहाँ लिख लीजिए, चलिए फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। फाई से, ठीक है। तो फाई बराबर ई डॉट ए, और ये इनका हो गया वेक्टर। इसके बारे में अभी फॉर्मूले को पूरा खोल के बताएंगे आपको, पहले ये नोट कीजिए यहाँ तक। जहाँ ई क्या है? इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर हमने उस पृष्ठ को रखा था, उस सरफेस को। और ए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड है की चीज़? ए है एरियल वेक्टर। अब ये क्या चीज़ है एरियल वेक्टर? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नोट कीजिए यहाँ तक चीज़ें, नोट कर लिया? ओके। अब इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, मिटा रहा हूँ, सॉरी पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन अपॉन में कूलम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल कर आई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा? इस यूनिट से निकाल लो या इससे निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? m1 l1, जो हमने पिछले चैप्टर में निकाला था ना, m1 l1 t माइनस का 3 a माइनस का 1। ओके, और एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है l2। और यहाँ से अगर निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसका जो फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आया वो है m1 l3 t माइनस का 3 a माइनस का 1, ठीक है। तो ये इसकी हो गई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, और ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 l3 t माइनस का 3 a माइनस का 1। नोट कीजिए यहाँ तक। ओके, अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, हिंदी में बोल के बता रहा हूँ ना, फिर इंग्लिश में लिखा रहा हूँ।
डेफिनेशन तो आई आप सबने लिख ली होगी। अभी इसके फॉर्मूले के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। पहला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा लिख लेना या शॉर्ट में आप भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट में मत लिख देना ना। और दूसरा है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म्ड, कैसे भी हो सकती है, ऊपर नीचे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी थी ना, पहले चैप्टर में, कि वो सेम डायरेक्शन में होती हैं। डायरेक्शन तो इनका सेम है, लेकिन उनके बीच की दूरी भी बराबर होती है। क्या इनके बीच की दूरी बराबर है? नहीं है। तो ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इसके अंदर हम इसके लिए अगर फॉर्मूला निकालें, सरफेस, चलिए अभी सरफेस के बारे में बाद में बताऊंगा आपको कि सरफेस का क्या रोल है इसके अंदर। वो जो एरियल वेक्टर हमने लिखा था उससे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आएंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके लिए हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, सिंपल, जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नोट कीजिए। कर लिया? ओके, अब देखते हैं एरियल वेक्टर के बारे में क्या कहानी चल रही थी। जो हमने लिखा था उसका क्या रोल है, उसको समझना देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसको आप नहीं समझ पाए तो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में आप एंगल में चूक कर जाओगे, एंगल नहीं समझ में आएगा उसका। ठीक है, ये लिखना भूल गया मैं, इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहीं कोने में लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दूसरा पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हमने लिखा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से हटाएं, ये दोनों वेक्टर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट बनाता है एक स्केलर, तो यहाँ से ये हो जाएगा ई ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ई ए कोस थीटा। अब थीटा का यहाँ क्या रोल है? थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर ए के बीच में एंगल। तो अब देखिए इसके डिफरेंट में डायग्राम्स बनाता हूँ, उससे आपको आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। ये हो गई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हमने रख दिया एक सरफेस। चलिए मान लीजिए कुछ टिल्ड करके, ठीक है। दूसरा, ये हो गया पहला। दूसरा एक डायग्राम और बना देता हूँ। इसके अंदर हमने ये जो सरफेस रखा था उसको रख दिया इसके अलोंग ही, बट ये हो गया दूसरा। और तीसरा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हमने सरफेस को रख दिया है एकदम इसी के साथ में। ठीक है, इसके अंदर जो सरफेस रखा गया है उसे ध्यान से देखिएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके अंदर जो ये बोर्ड वाला मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमने इसके अंदर जो सरफेस को रखा है वो थोड़ा तिरछा करके ऐसे करके रखा है। तो इसका जो एरियल वेक्टर जो निकल कर आएगा, जो हमने लिखा था एरियल वेक्टर ए वेक्टर, तो इसका एरियल वेक्टर होगा इस सरफेस के, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे करके ये आएगा बाहर की तरफ एरियल वेक्टर। और थोड़ा लंबा बना देता हूँ। ये यहाँ से आ गया ए वेक्टर और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा।
ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीज़ें? देखिए ये एंगल का आप खास करके ध्यान रखिएगा, या आगे आपको अभी बता देता हूँ कैसे कंफ्यूज करती है ये चीज़ आपको। अब देखिए ये वाला सरफेस है इस तरीके से, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का बोर्ड में के अलोंग, और इसके अंदर हमने इस तरीके से सरफेस को रखा है। तो इसके अंदर एरियल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ भी। ये हो गया डायरेक्शन एरियल वेक्टर ए का। तो इसके अंदर एंगल था थीटा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये बना रहा है एंगल कितने 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज क्या होता है, देखिए ये हो गया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपने थीटा को यहाँ से नहीं समझा है तो आप क्या सोचोगे कि ये है एरिया और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री, जो कि अगर आप 0 पुट करते हो इस फॉर्मूले के अंदर तो यहाँ से ये निकल कर आएगा ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। और अगर 90 डिग्री यहाँ पर पुट करते हैं तो विद्युत फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आएगा 0। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर ऑप्शंस में ये फॉर्मूला देकर आपको इस तरीके का डायग्राम, ये एंगल वगैरह ना बनाकर ये डायग्राम दे और पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर बताइए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ एंगल 90 की वजह से 0 हो जाएगी, जबकि आप वहाँ पर करके आओगे ये, जो कि होगा रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न होती है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में इस एंगल को लेकर। इसके अंदर समझिए ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमने सरफेस को रख दिया है इस तरीके से। तो इसके अंदर जो एरियल वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरियल वेक्टर होता है इस तरीके से, ये हो गया सरफेस। तो इसमें बाहर की तरफ एरियल वेक्टर या पीछे अंदर की तरफ एरियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो ये हो गया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके अंदर हमने रख दिया ये सरफेस। तो इस सरफेस का जो एरियल वेक्टर बाहर की तरफ इस तरफ होगा, इट मीन्स अलोंग, यहाँ से थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स थीटा विल बी 0 डिग्री। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल कर आएगा वो होगा ई ए कोस 0 इज 1। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल कर आएगा वो होगा 0, क्योंकि जो एंगल है वो है 90 डिग्री। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल कर आएगा वो होगा ई ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये था एंगल के बारे में सारी कहानी। इस एरियल वेक्टर का आप खास करके ध्यान रखिएगा। अगर एरियल वेक्टर दिया हो, इसके अंदर ये ए रिप्रेजेंट करता है एरियल वेक्टर को, जो कि होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो इस तरफ आगे की तरफ या पीछे की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गई कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। मिटा रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं गाउस के नियम की। सॉरी, थोड़ा पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश का वितरण। 3 टाइप्स ऑफ charge distribution. First is linear charge distribution, रेखीय आवेश वितरण। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, 2 और हैं, बाकी वो बाद में बताएंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश किया जाए तो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज occurs along a line, किसी एक रेखा के अनुदिश हो, then called
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके अंदर देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बना दिया हमने एक वायर, इसके अंदर हमने कर दिया चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किसी एक लाइन के अलोंग, एल डिस्टेंस की एक लाइन है। अगर इसको ऊपर एक अल्पांश काट लिया जाए छोटा सा डी एल डिस्टेंस का, तो उसके लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि डिफाइंड है लेमडा से, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, और लीनियर चार्ज तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ठीक है, और अगर इस अल्पांश के लिए, छोटे अल्पांश के लिए बात की जाए तो ये हो जाएगा डी लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल। ठीक है, अगर इस पूरे वायर के लिए, पूरे तार के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो निकलेगा लेमडा इज इक्वल टू, जहाँ लेमडा है चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन में एल। ठीक है, और इस छोटे अल्पांश के लिए अगर बात की जाए तो डी लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल। जहाँ अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम अपॉन में मीटर। लेमडा की यूनिट क्या है, कूलाम अपॉन में मीटर। तो ये हो गया पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नोट कीजिए। ओके, इसी डेफिनेशन से आप बाकी दो डेफिनेशन और लिख सकते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये मिटा रहा हूं मैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज occurs along a surface then called surface charge distribution। अगर आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश हो तो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से ये देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है जिस पर चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर अगर हम छोटा सा एक अल्पांश काट लें, क्योंकि ये एरिया है तो टू डायमेंशन में ही काटेंगे, तो इस पूरे पर चार्ज है Q और इस पूरे का एरिया है A, और अगर इस छोटे अल्पांश की बात की जाए तो इस पर चार्ज होगा DQ और इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा DS। ठीक है, तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन है सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, जहाँ क्यू है इस पर, इस पूरे सरफेस पर चार्ज, और ए है इस पूरे सरफेस का एरिया। जहाँ अगर बात की जाए एक अल्पांश, छोटे से अल्पांश के लिए, तो वो हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी एस। ठीक है, ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो यूनिट है वो निकल कर आएगी कूलम अपॉन में एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ओके, नोट कीजिए, कर लिया, डन। अब तीसरा और आखिरी देखते हैं, आयतनीय आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो उसे बोलते हैं आयतनीय आवेश वितरण। देखिए, कोई भी एक पृष्ठ ले लेते हैं, चलिए इसके अंदर हमने कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट रख लिया, मान लीजिए ये सिलेंडर मैंने पुट किया इसके अंदर, और अगर इसके ऊपर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इस पूरे पर चार्ज होगा Q
और इस पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा V, जबकि इस छोटे अल्पांश जो हमने सिलेंडर लिया है इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा dq और इसका वॉल्यूम हो जाएगा dV, जहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन है रो से। रो इज इक्वल टू चार्ज Q इस पूरी बॉडी का चार्ज अपॉन में वॉल्यूम इस पूरी बॉडी का, और अगर एक अल्पांश के लिए बात की जाए तो डी रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वी, इस छोटे वॉल्यूम इस छोटे ऑब्जेक्ट का के ऊपर चार्ज डेंसिटी। इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो वह वैसे ही यूनिट निकल कर आएगी कूलाम अपॉन में मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है मीटर क्यूब। ओके डन। ओके अब बात करते हैं आगे कूलाम गाउस के नियम के बारे में। सॉरी, कूलाम तो फर्स्ट चैप्टर में था हमारे। आई होप आपको कूलाम का नियम जो है वो समझ में आया हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर कहानी कही जा रही है फिजिक्स के बारे में। असल में कहानियाँ तो नहीं है, कहानी तो नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाउस लॉ। अब गाउस का नियम क्या कहता है? हाँ, गाउस का नियम कहता है किसी एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर किसी को हिंदी में नोट करना हो तो वो नोट कर लेना, मैंने बोल दिया है। अब देखते हैं इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ दिस की जगह आप अगर लिखना जाओ गाउसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the electric flux passing through a सॉरी मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ, passing through a imaginary surface, या इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू ए इमेजिनरी सरफेस इज 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, कुल आवेश। इस बात का ध्यान रखिएगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई नेट चार्ज निहित कुल आवेश बाई क्लोज सरफेस, बंद वक्र द्वारा निहित कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू कुल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नोट कर लिया? ओके, ये हो गया गाउस का नियम, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसकी देखते हैं डेरिवेशन। गाउस के नियम की डेरिवेशन देख लेते हैं। ये जो हमने लिखा था सिग्मा फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन, तो यहाँ से गाउस लॉ की देख लेते हैं डेरिवेशन, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। चलिए, ये हो गया, हमने ये मान लिया एक गोला, इसके सेंटर पर रखा है हमने कोई चार्ज क्यू, ये बना रहा है इस गोले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमने छोटा एक अल्पांश काट लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सरफेस के अलोंग, इस सरफेस के ऊपर यहाँ हमने काट लिया एक छोटा सा अल्पांश। ठीक है, तो यहाँ से इसकी रेडियस मान लेते हैं r। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा
अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और जो ये रेडियल जो रेडियस है इसकी, इसका डायरेक्शन भी होगा बाहर की तरफ आर कैप करके। और जो ये सरफेस है, जो छोटा हमने सरफेस माना है, इसका रेडियल वेक्टर जो हमने पहले पीछे पढ़ा फ्लक्स के अंदर पढ़ा था, रेडियल वेक्टर जो कि डिफाइन हम करते हैं ds वेक्टर से। चलिए वो भी उसी का डायरेक्शन भी या तो नीचे की तरफ या चलिए मान लिया हमने ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये परपेंडिकुलर टू दिस गॉसियन सरफेस है, ओके। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था KQ अपॉन में R², ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो साथ में लिख देंगे R कैप। तो यहाँ से अब गॉस के नहीं, जो फ्लक्स का था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये हो गया ये था फॉर्मूला। अब छोटे अगर इस वाले अल्पांश के लिए बात की जाए तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। और अगर इस पूरे सरफेस के लिए निकालना हो तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन छोटे सरफेस का इंटीग्रेशन बताता है पूरे बड़े वाले इंटीग्रेशन का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर अ वॉल सरफेस, जो कि हमने ये लगाया क्लोज सरफेस, ये निशान है क्लोज सरफेस का। तो यहाँ से निकल कर आया है फाई इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू पुट करें यहाँ से तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर ऑफ स्क्वायर आर ऑफ कैप इंटू में डी एस, ये है इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका कर दिया इंटीग्रेशन। अब इसी में ये वाली सारी क्वांटिटीज जो है, के एक कांस्टेंट है, चार्ज जो कि हमने एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है, और आर जो कि एक फिक्स डायरेक्शन फिक्स डिस्टेंस है पूरे इस गोले की। तो यहाँ से बच गया आर कैप, इन सबको ले लेंगे बाहर, कांस्टेंट टर्म्स को अंदर रख दिया हमने आर कैप डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट है आर वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल जो कि 0 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर ऑफ स्क्वायर इंटू में आर डॉट डी एस। तो इसको लिखेंगे यहाँ से, देखिएगा वेक्टर जो कि हमारे 11th का चैप्टर है उसके अंदर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो लिखते हैं आर का मैग्नीट्यूड डी एस का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा, और थीटा बराबर 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ से आर कैप क्या, एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 इंटू में डी एस का मैग्नीट्यूड हम डी एस ही लिखते हैं, और कोस ऑफ थीटा होगा 0 डिग्री। तो यहाँ से आर डॉट डी एस जो निकल कर आया वो बराबर है डी एस के, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे टाइम की जगह लिखेंगे ओनली डी एस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये है एक, ये मिटा रहा हूँ मैं, ये नीचे वाला ये नोट कर लीजिएगा, ओके। यहाँ से देखिए इस पूरे जो गोला हमने लिया है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि इस ds के इंटीग्रेशन के बराबर होगा, इस ds के इंटीग्रेशन के बराबर होगा इसका एरिया। इंटीग्रेशन डिफाइन करता है एरिया को, तो यहाँ से लिखेंगे के क्यू अपॉन में आर ऑफ स्क्वायर, ds को लिख देंगे 4 पाई इंटू में आर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू पुट करें, सबसे पहले तो आप आर स्क्वायर को काट दीजिएगा, यहाँ से थोड़ी आसानी हो जाएगी। आर ऑफ स्क्वायर विल बी कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ से 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी क्लास, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। तो यहाँ से 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ऊपर बच गया चार्ज Q और नीचे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच गया 4 पाई। तो जो निकल कर फाइनल टर्म्स 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बच गया एप्सिलॉन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि प्रूव करता है गाउस के नियम को। ठीक है, ये हो गया डेरिवेशन ऑफ गाउसेस लॉ। नोट कीजिएगा, कर लिया? ओके। अब हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गाउस लॉ। गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गाउस लॉ। कोई भी गाउसियन अगर सरफेस हम लेते हैं, उसके अंदर नेट चार्ज अगर 0 है तो उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो 0 होगा। ठीक है, और ये हो गया पहला पॉइंट। हेडिंग लगाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गाउसेस लॉ। गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, इफ द नेट चार्ज ऑन अ गाउसियन सरफेस, if the net charge in a Gaussian surface is 0, अगर गाउस के सरफेस पर नेट चार्ज 0 हो, देन इश्यूड निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स will also be 0। अगर किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर विद्युत के अंदर नेट चार्ज 0 हो, कुल आवेश 0 हो, तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ द नेट चार्ज इन अ गाउसियन सरफेस इज नेगेटिव, इन है सॉरी बट कैपिटल G से लिखना पड़ेगा। इन अ गाउसियन सरफेस इज नेगेटिव इन नेचर, देन जो इश्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर किसी गाउसियन पृष्ठ पर अगर किसी गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से अगर किसी गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, वाइस वर्सा। इसी तरीके से दूसरा वाला पॉइंट नंबर थर्ड, तीसरा नंबर पॉइंट, हाँ, अगर किसी गाउसियन पृष्ठ के करीब में किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दें, तब भी उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स जो है वो 0 होगा, क्योंकि बाहर का कोई भी चार्ज अगर गाउसियन सरफेस के करीब में कोई भी बाहर का चार्ज रखा हो, उसके करीब में रखा हो, उसके अंदर ना हो, तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज अभी भी 0 होगा। इफ any magnitude of charge, किसी भी परिमाण का आवेश चार्ज इज प्लेस्ड एट नियर गाउसियन सरफेस, GS सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, GS गाउसियन सरफेस, देन issued electric flux
विल बी 0, और वही पहले वाले इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग उसके गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है, जिसकी वजह से निर्गत फ्लक्स जो है वो 0 होगा। ये हो गए इसके 3 पॉइंट। नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कर लिया? ओके। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? क्या है वो तो मैं ही बताऊंगा, चलिए मैं ही बताऊं। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी गॉसियन सरफेस को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 होगा। इफ ए गॉसियन सरफेस, GS, ये जनरल साइंस नहीं, यह GS, अगर इफ ए गॉसियन सरफेस प्लेस्ड in an external electric field, then if a Gaussian surface placed in a external electric field, then issued निकलने वाला विद्युत फ्लक्स phi will be 0, क्योंकि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं घुसेंगी। और हमने फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ये फ्लक्स कहलाती है। तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस गॉसियन सरफेस से एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है, तो इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही हैं, तो इस पर फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 5वां और आखिरी पॉइंट, ये पहला लिख दिया क्या मैंने, चौथा था ये हो गया 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो गॉसियन सरफेस के शेप, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ phi electric flux is the value of phi does not depend on shape of Gaussian surface। विद्युत फ्लक्स का मान गॉसियन सरफेस पर निर्भर नहीं करता है। हम अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, जिसका फॉर्मूला डिराइव करने में आसान हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसान हो। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई गाउस के लॉ की। एंड अब पढ़ेंगे गाउस के लॉ, इसके अंदर हमने पढ़ लिया है सारी ये चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे गाउस के एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन गाउस लॉ। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म, अगला वीडियो बनाएंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गाउस लॉ। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।